हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी आईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज अपन मैथ आईक्यू टेस्ट 7 करेंगे। और अगर आप में से कोई भी बच्चा नवोदय विद्यालय की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहता है, 3 मॉडल पेपर एक दिन में होते हैं, सुबह शाम और दोपहर में। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो कि ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चा हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए वहाँ पर कॉल या मैसेज करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी करवाऊँगा, टाइम नहीं है ज़्यादा। कि पहला क्वेश्चन क्या है, 15, 18 और 45 का लसाय और मसाय का अंतर होगा, या अंतर क्या है। द एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 45 इज एंड मैसे ऑफ मैसे डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस करने के लिए ये पता होना चाहिए कि 15, 18 और 45 का लसाय पे कितना होता है, एलसीएम कितना होगा। तो पहले इसका निकालेंगे 15, 18 और 45 का। तो सबसे पहले आपको पता है 18 में 2 का भाग जा रहा है, तो 15 में नहीं जा रहा, तो 15 का 15, 18 की जगह 9 आ जाएगा। भाग यहाँ पर 45 में कितना, 45 में नहीं जा रहा है, तो 45 का 45। फिर किसी में भी 2 का नहीं जा रहा है, तो अब 3 का देंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। वापस से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 की जगह 5 रहेगा। 1 मिनट बैक में जाता हूँ। 5 का भाग नहीं देंगे, 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा और 15 की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है, वापस से 5 का भाग देंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो 5 को सीधा 2 से गुणा करते हैं 10, 10 को 3 से करेंगे तो 30, 30 को 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 आएगा। तो आपका लसाय कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना पहले। अब आपको मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको पता है सबका अलग अलग निकलता है, तो 15, 18 और 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 15 का निकालेंगे तो 15 में सिर्फ 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 आ जाएगा। फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 1 आ जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर से 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन आप सबको पता है क्या है कॉमन। यहाँ पर आपको 3 है वो सब में है, 1 3 है वो सब में है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 3 है वो कॉमन है। इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, लेकिन इसमें 2 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा। इसमें 5 है लेकिन बीच वाले में 5 नहीं है, बाकी दोनों में 5 है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, कॉमन आपका यहाँ पर 3 ही है, 3 कॉमन है जो दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। तो 90 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आपका 87 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 52 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 52। आपको पता है किसी भी स्क्वायर का या फिर वर्ग का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप का पेरीमीटर लिखना है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। यहाँ पर एस लिखा हुआ है, 5 नहीं है। ठीक है, 4 गुना भुजा। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेरीमीटर कितना है, 12 है, 52 है, तो 52 बराबर 4 गुना साइड कितनी है, अब अपन को साइड मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, साइड यानी भुजा, भुजा को हमने एक्स मान लिया। अब 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 52 में 4 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि उसकी भुजा कितनी है, साइड उसकी कितनी है, तो साइड उसकी है 13 मीटर उसकी साइड है। अब आपको उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का 169 हो जाएगा, यानी कि 169 आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर 169 ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक आपका स्क्वायर याद होने चाहिए।
ताकि जो भी एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन आते हैं वो आप डायरेक्ट सोल्व कर पाते हो। आपका वर्ग और वर्गमूल सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर उसका चैप्टर का यूज होगा तो यहाँ पर वो काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये आपको सरलीकरण है, इसको सोल्व करना है। तो पहले देखते हैं लिखा हुआ क्या है। 20 + 4 भाग 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 6। तो सबसे पहले आपको पता है भाग को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 + 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 6। अब देखो प्लस को छोड़ो, अब पहले गुणा को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 + 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 माइनस 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 24। अब 8 और 20 दोनों प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 माइनस 24 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 4, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। 50% को भिन्न में बदलिए, राइट 50% एज ए फ्रैक्शन। तो आपको पता है भिन्न में परसेंट दिया हुआ है, उसको भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति प्रति घंटा काम करता है और 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कितनी कमाई होगी। ए मैन गेट्स 15 रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, रुपीज़ फॉर एन आवर वर्क, ही वर्क 5 डे, वर्किंग 8 आवर ए डे, टोटल हिज टोटल अर्निंग विल बी क्या होगी। अब देखो यहाँ पर बताया क्या दिया है कि यहाँ पर 1 घंटा काम करता है तो उसको 15 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब वह प्रतिदिन अगर 8 घंटा काम करता है तो अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो 15 × 8 करेंगे तो 15 × 8 = 120 हो जाएगा। अब एक दिन में 8 घंटे काम करता है और टोटल कितने दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 120, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, तो 5 × 120 करेंगे तो यहाँ पर 0 का पीछे 0 आ जाएगा, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 600 रुपये, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संख्या 67,523 का निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा। राउंड ऑफ द नंबर 67523, या फिर आप इसको 67,523 भी बोल सकते हैं। नियर बाय 100 नियर 100 के होने चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए 67523। ठीक है, अब यहाँ पर नियर 100 का पूछा है तो हमें 100 का मान निकालना है और जस्ट इसके पास वाला देखेंगे 2। तो मैंने आपको 2 ग्रुप बताए थे, 0, 1, 2, 3, 4 और दूसरा था 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर इसमें से वो पास वाली संख्या है तो +1 हो जाता है और अगर इसमें से है तो प्लस कुछ भी नहीं होगा, +0 होगा, तो वही की वही संख्या रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए 5 के जस्ट पास में 2 है, 2 कौन से ग्रुप में आता है, पहले में आता है, यानी कि +0 होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 7, आगे वाली सेम रहेगी, पीछे वाली या तो यहाँ पर 6 होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो ये पहले वाले ग्रुप में आ जाता है 2, इसके पास वाला, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा और पीछे जितने भी अंक है उतने 0 आ जाएंगे। तो 67,500 आ जाएगा। तो 67,500 आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 67,500 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 से 50 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। हाउ मैनी टाइम्स डज 9 अकर इन राइटिंग 1 to 50। 1 से 50 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। तो आपको पता है एक तो 9 खुद आता है, एक 19 में एक बार आता है, एक 29 में एक बार आता है, एक 39 में आता है और एक 49 में आता है, यानी कि 49 में आता है एक बार, एक 39 में, एक 29 में, एक 19 में और एक 9 खुद में आता है। तो 9 कितने बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 8 नंबर देखिए कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से 3.6 × 4.5 मीटर वाले भुजा वाले आयताकार फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसको देखिए
इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, आप सबको पता है कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पूछा था, जब भी संख्या टाइलों की पूछे या किसी की संख्या पूछे तो आपको बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल करना है। तो यहाँ पर संख्या पूछ रही है तो संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल बड़ा क्या है, यहाँ पर आयताकार फर्श बड़ा होगा, तो आयताकार फर्श का यहाँ पर भुजाएं क्या दी हुई है, आयताकार फर्श क्या है, आयताकार है। आयताकार है तो आयताकार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई क्या है 4.5 गुणा चौड़ाई कितनी है 3.6। अब आपको यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो छोटी वाली टाइल है वो सेंटीमीटर में, तो पहले इनको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 4.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4500 और पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा यानी 450 आ जाएगा। और 3.5 को करें गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। यानी कि आयताकार जो आयताकार जो फर्श बना हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 450 गुणा 350। अब आप बोलोगे गुणा क्यों किया, क्योंकि आयताकार फर्श की आयताकार आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर आयत का। अब नीचे जो टाइल है वो वर्गाकार है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 × 15 आ जाएगा, 15 × 15। दोनों का इकाई यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब दोनों को काटेंगे तो 15 से 45 कटेगा 3 बार, और फिर आप 350 और 15 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा। 5 से काटेंगे और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 × 70। 10 को 70 से गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा। 700 आपका ऑप्शन नंबर 700 नहीं है, 720 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो भुजाएं दी हुई है 450 और 350, सॉरी 360 है, यहाँ पर मैंने गलती कर ली है। यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट रुको, यहाँ पर 3.6 है और अपन ने 3.5 मान लिया। 3.6 को गुणा करेंगे तो 360 आएगा, तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। सॉरी 360 को 5 से गुणा करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, तो 72 आ जाएगा। तो 10 को 72 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है 772 आपका एकदम राइट आंसर है। हमने थोड़ी सी गलती कर ली थी, 3.6 को 3.5 मान लिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आज जल्दी में, इसीलिए क्लास जल्दी जल्दी हो रही है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर कुछ है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या पर्सनल मैसेज कर सकते हो। रुस्तम की माँ ने 50 किग्रा चीनी 450 रुपये में खरीदी। उसे चीनी को दुकान तक लाने में चीनी को दुकान तक लाने में 50 रुपये मजदूरी दी। यदि उसने चीनी 11 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेची हो तो उसका लाभ क्या होगा। यानी कि उसकी जो रुस्तम की माँ है उसने 50 केजी चीनी खरीदी। कितनी, 50 केजी चीनी खरीदी। कितने में खरीदी, 450 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 450 रुपये में खरीदी। और उससे जो वहाँ से मार्केट से अपनी दुकान पर अपने गांव में लेके आई तो उसको 50 रुपये का किराया पड़ गया। तो दोनों टोटल को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 500 रुपये यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि उस चीनी को 50 किलो चीनी के लिए उसकी जेब से कितने निकले, रुस्तम की मम्मी की जेब से कितने निकले, 500 रुपये निकले। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो 50 केजी चीनी है उसका क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपये। अब उसने 11 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दिया। तो टोटल 50 केजी थे, तो 50 केजी को 11 के हिसाब से बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 और 0, यानी कि 550 रुपये उसको मिले। अब आपको पता है 500 रुपये में उसने खरीदा और 550 में बेचा, तो उसको क्या हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का लाभ हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है 50 रुपीज़ प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आपके सामने है। 180 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार कर पाएगी। इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग
across a pole speed of 54 किलोमीटर पर हावर। अब आपको पता है कि किसी भी, अब आपको सबसे पहले समय निकालते हैं, हमें समय का पूछा हुआ तो यहाँ पर समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में 180/54 करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 54 करेंगे तो 180 बटे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये 10/3 घंटे में आया है। किसमें आया, घंटे में आया, सॉरी घंटे में नहीं, मिनट में, सॉरी घंटे में ही आया है। किस में आया, घंटे में आया। यानी कि क्योंकि चाल थी ना, चाल हमारी किस में थी, घंटे में थी, तो यहाँ पर समय भी किस में आएगा, घंटे में आएगा। यानी कि समय कितना है, 10/3 घंटे समय है। अब समय को पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा अगर 1 घंटे में मिनट की बात करेंगे तो 1 घंटे में मिनट कितने 60 होते हैं, और 1 घंटे में 1 मिनट में सेकंड भी 60 होते हैं। 60 और 60 को गुणा करेंगे तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, सेकंड 3600 होते हैं। आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन नवोदय में पूछा जा चुका है कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड 3600 होते हैं। तो इसको डायरेक्ट 3600 से गुणा करते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 को 36 से काटेंगे तो 12 या 36, और 1200 गुणा 10, 12,000 आ रहा है। कुछ शायद दिक्कत, हाँ बड़ी बड़ी दिक्कत है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको वापस बताता हूँ कि हमने स्पीड सीधी निकाल दी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि जो हमारी दूरी है ना वो मीटर में दी हुई है। दूरी क्या है, मीटर में है। तो हमें पहले इस चाल को चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तभी ये मीटर वाले आएगी। या फिर इसको पहले से किलोमीटर में चेंज कर दो, या तो इसको किलोमीटर में चेंज करो या इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड होती है एक चाल, क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, और एक चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है और सेकंड से घंटा बड़ा होता है, तो ये चाल है वो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी। और ये चाल है ये छोटी हो जाएगी। ये चाल क्या होगी, छोटी होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी चाल को चेंज करते हैं तो या तो उसको गुणा करते हैं 5/18 से, और या गुणा करते हैं 18/5 से, या गुणा करते हैं 5/18, या 5/18, या 18/5 से। इन दोनों से गुणा करते हैं। जब भी चाल को चेंज करते हैं तो इन दोनों से गुणा करते हैं। अब कब कहाँ पर किससे गुणा करना ये हमें पता नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल दी हुई है, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में आ रहे हैं, तो किसकी ओर जा रहे हैं, छोटे की ओर जा रहे हैं, तो छोटा अंक ऊपर आ जाएगा। छोटा अंक ऊपर आ जाएगा, यानी कि उससे गुणा किससे करनी पड़ेगी, 5/18 से। तो 54 गुणा 5/18 करेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड उस जो ट्रेन है उसकी चाल क्या हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब टोटल दूरी कितनी, 180 मीटर है, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो दूरी 180 और बटे चाल कितनी है, 15 है, तो 15 15 का 18 में 15 का भाग देंगे तो 1, फिर 3 बचेगा, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल सेकंड कितने लगेंगे, सेकंड लगेंगे 12 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। सिर्फ चाल को चेंज कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए, और मैंने अभी बता भी दिया है कि चाल को चेंज करने में या तो आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी या 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। कब और कहाँ कैसे गुणा करने वो भी मैंने बता दिया कि अगर छोटे चाल की ओर जा रहे हो तो ऊपर वाला अंक छोटा होगा, अगर बड़ी चाल की ओर जा रहे हो तो ऊपर वाला अंक बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 240 का 50%, 50% ऑफ 240, 400 के 50% से कितना कम है, इज हाउ मच लेस देन 50% ऑफ 400। तो अब आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा 240 का 50% कितना होता है। तो 240 का 50% यानी 50/100। अब 100 एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है,
240 का 50% कितना हो जाएगा 120। अब 400 का 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 का 50%, 400/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 को 4 से करेंगे तो 20 और पीछे 1 जीरो यानी कि 200। अब एक और 120 आ रहा है और एक और 200 आ रहा है, तो अब ये कितना कम है, तो कम आपको दिख रहा है सीधा सीधा 80 कम है। 200 से 120 कितना कम है 180 कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। 320 का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। द इंटरेस्ट ऑन 320 एट द 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर विल बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ईयर है उसको चेंज कर देना। तो क्या है 2 सही 1/2 है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो समय है वो कितना है 5/2। अब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आपको फॉर्मूला पता है PRT/100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन कितना है 320 है, तो 320 गुणा दर कितनी है, दर 5% है तो 5 गुणा समय कितना है, तो समय आपको यहाँ पर पता चल गया 5/2 वर्ष है तो 5/2। अब आपको पता है कि नीचे बट्टे में पता है हमेशा 100 आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी यहाँ पर 100 दिया हुआ है ना, तो नीचे बट्टे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि इन दोनों को गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो कि 5 ऐसे काट दो कि 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 से ये 10 कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो नीचे 4 बच जाएंगे। 2 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 32 से काटेंगे तो 8 चौके 32, तो ऊपर 8 8 और 5 बचेगा, ये 5। ठीक है, क्योंकि ये वाला 5 कट चुका है और नीचे वाले पूरे कट चुके हैं और यहाँ पर 8 आ चुका है, तो यहाँ पर 8 गुणा 5 बचेगा। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 के गुणनखंडों की संख्या कितने हैं, तो आपको पता है 24 के गुणनखंड, यानी कि आपको पता है कोई भी संख्या हो उसका 2 गुणन तो होंगे, एक तो 1 होगा और एक 24 होगा। बाकी इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो इसके बीच में होंगे। तो अब यहाँ पर देखो, एक 24 का 2 भी होता है तो 2। अब 2 24 में 2 का भाग देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा तीसरा, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 12 भी आ जाएगा। फिर 24 में 3 का भी भाग जाता है तो कितना आता है, 3 का भाग देंगे तो 8 आता है, तो 8 आ जाएगा। और 4 का भाग देते हैं तो 4 का भी भाग कितनी बार चला जाता है, 6 बार भी चला जाता है। तो यहाँ ये सारे जितने भी है ना, ये सारे के सारे इसके गुणनखंड है। तो कितने हो गए, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका आंसर हो जाएगा कि 24 के गुणनखंड कितने हैं। फैक्टर ऑफ 20, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर 2 की जगह 2 प्लस, अगर यहाँ पर आपको पता है नीचे पॉइंट 0 1 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर .1 प्लस, यहाँ पर 2 0 है तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो 1 तो पड़ा है, 1 0 लगा लेंगे तो .01 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा .001, क्योंकि 1 तो बैठा है और टोटल 3 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर 001 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 2। ठीक है, अब दूसरा क्या है .1 .01 .001। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो पीछे में 1 आएगा, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और डबल 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर .2 को 2 का 2 रहेगा तो 2.111, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्या है। 15 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 576 इफ द फर्स्ट नंबर इज 48
फाइंड द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या तो यहाँ पर दी हुई है 48, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल 576 है। कितना है? 576, 576 है, 576। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में, उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा 48। अब आप सीधा भाग दे सकते हो कि 48 57 में 48 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, पीछे कितने बचेंगे? 2 और 7 9 बचेंगे। अब 48 दूनी 96 होता है तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देख लो 12 कौन से में, तो 12 ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ए में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को 3 घंटिया 12 15 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 8:35 पर एक साथ बजती है तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी? द 3 रैंक्स एट द इंटरवल ऑफ 12, 15 and 18 second if they ring together at 18 8:35 when they write together with 4 second time। यानी कि वो एक साथ सेकंड टाइम कब बजेगी? तो आपको पता है सबसे पहले इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब भी ये घंटी वाले क्वेश्चन आए, अलग अलग टाइम दे दिया हो, तो सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर 12 15 और 18। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15, 18 में चला जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। अब वापस से 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 6 की जगह 3 आ जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 और 9 की जगह 9 आ जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का देगा तो 1, फिर 15 में देंगे तो 5 और 3 का जाएंगे तो 3 आ जाएगा। 9 में 3 का देंगे तो 3, फिर 3 का देंगे तो 1 5 1 5 1, 3 में एक बार चला जाएगा। अब पीछे सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है तो 5 का भाग देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इनको गुणा करते हैं तो 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे तो 30, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180, यानी कि 180 आपका आ जाएगा। 180 इनका लसअप आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा, सेकंड बाद बजती है तो यहाँ पर 180 क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। अगर घंटे बाद मिनट बाद बजती तो मिनट होते हैं, यहाँ पर घंटे बाद बजती तो घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड बाद बज रही है तो यहाँ पर 180 सेकंड हो जाएंगे। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? तो 3 मिनट होते हैं। तो 8:35 में 3 मिनट को जोड़ेंगे तो 8:38 मिनट हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। 3 मिनट बढ़ेंगे 8:38 मिनट पर वो सारी घंटियाँ वापस एक साथ बजेगी। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि गौरी और सुमन के पास 21.05 मीटर एवं 10.45 मीटर लंबी रस्सी है। उनको 40 मीटर रस्सी चाहिए तो उनको कितनी रस्सी खरीदनी पड़ेगी? गौरी एंड सुमन हैव रोप्स ऑफ लेंथ 21.05 and 10.45 respectively। They need a total 40 meters a rope। How much more rope will they have to buy? यानी कि उनको और कितनी रोप खरीदनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि दोनों के पास टोटल कितनी रोप है। तो दोनों को जोड़ेंगे कि सुमन के पास कितनी है और गौरी के पास कितनी है। तो गौरी के पास यहाँ पर कितनी दी हुई है? 21.05 है और सुमन के पास कितनी है? 10.45 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? तो यहाँ 5 5 0, सॉरी 10 10 और हासिल 1, 4 और 4 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 0 का 1 और 0 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 31.50 मीटर उनके पास पहले से रस्सी दोनों के पास है। अब उनको टोटल कितनी चाहिए? 40 मीटर चाहिए। अब 40 मीटर में उनके पास जितनी है वो घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा पीछे कितनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट में एक उधार लेंगे तो यहाँ पर यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे और यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएंगे और यहाँ पर 60 मतलब दशमलव के बाद में, सॉरी यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर एक उधार लेते हैं तो यहाँ पर 39 हो जाएगा और पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक संख्या जाएगी तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100 में से 50 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा और 39 में से 31 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8.50 मीटर रस्सी और उनको चाहिए होगी। 8.50 या फिर 8.5 आपको यहाँ पर देख रहा होगा।
ऑप्शन नंबर बी है 8.5 यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद में कोई भी जीरो का मतलब नहीं रहता, तो 8.5 भी बोल सकते हो, 8.50 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल है कि विभाजन एल्गोरिदम बताइए, यानी कि विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बराबर वाला इक्वल वाला निशान है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भागफल गुणा विभाजक प्लस शेषफल है। दूसरा क्या है, भागफल बराबर भाज्य गुणा शेषफल प्लस भागफल है, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह और गड़बड़ हो गया। तीसरा ऑप्शन सही लिखा हुआ है और चौथा इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि विभाज्य जब भी हम भाग देते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है भाज्य भाज्य बराबर भाजक या विभाजक, भाजक या विभाजक कुछ भी बोल सकते हो, गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो भाज्य बराबर भागफल, इसको पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, गुणा विभाजक प्लस शेषफल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8/18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है कि विभाजन तब पूरा होगा जब शेषफल क्या होगा, शेषफल से विभाजक बड़ा होगा, तभी जो विभाजन है वो पूरा हो जाएगा। क्यों होगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर 10 में 3 का भाग देते हैं, तो ये आपको पता है ये डिवाइजर है। ठीक है, ये डिवाइजर यानी कि विभाजक है। क्या है, विभाजक, जिसको यहाँ पर सेपरेटर भी बोला गया है। ठीक है, डिवाइजर नीचे भी लिखा हुआ है, तो डिवाइजर या सेपरेटर कुछ भी बोलो, तो डिवाइजर बोलते हैं यूजुअली अपन इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये भाज्य दिया हुआ है, जो बीच वाला होता है डिवीजन है, वो दिया होता है। अब इसमें भाग देंगे तो 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये भागफल आ जाएगा, और पीछे कितना बचेगा, तो 3 3 9 और पीछे 1 बचेगा। अब यहाँ पर पूरा पूरा भाग हो गया है, अगर यहाँ पर पीछे 4 बचता, क्या बचता, 4 बचता, तो वापस से भाग देते। ठीक है, यहाँ पर पीछे 1 ही बचा है, तो अब और भाग नहीं जाएगा, तो जो नीचे वाला शेषफल है वो कम बचना चाहिए। तो शेषफल से जो ये वाला है ना, ये बड़ा होना चाहिए, जो डिवाइजर है ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका एकदम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़े का निशान जिस तरफ मुंह खुला होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि 33.37, दूसरा ऑप्शन है 333.37, चौथा ऑप्शन है 37.37, और तीसरा ऑप्शन है 303.37 का अवरोही क्रम पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पॉइंट नहीं देखना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था अवरोही मैंने आपको क्या बताया था, अवरोही बताया था। अवरोही इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी ट्रिक बन रही थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अवरोही और आरोही। ठीक है, आरोही, इसमें ध्यान रखना आरोही में 3 अक्षर है, आरोही यहाँ पर 3 अक्षर है, और यहाँ पर अवरोही में कितने हैं, 4 अक्षर है। तो सबसे 3 में और 4 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर इसमें जो पहला वाला अंक आएगा वो बड़ा आएगा, यानी कि ये बड़े से छोटे की ओर आ जाएगा। और आरोही में पहला अंक छोटा, यानी कि ये इसमें पहला अंक आएगा वो छोटा आएगा। फिर बड़ा बड़ा यानी कि बढ़ता क्रम, आरोही को बढ़ता क्रम और अवरोही को छोटा घटता क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षर के हिसाब से देख सकते हो, यानी कि अवरोही में 4 अक्षर है, बड़ा है, तो पहला वाला अंक है वो बड़ा आएगा। तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 333 सभी संख्याओं से बड़ी है, तो 333 पहले आ जाएगी। तो 333 या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन डी में है, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों सीधे सीधे कट जाएंगे। अब उसके बाद में 303 है, तो यहाँ पर 303 है, यहाँ पर भी 303 है, यानी कि यहाँ पर आगे भी देखते हैं। अब 33 और 37 में बड़ा कौन है, तो 37 बड़ा है, तो यहाँ पर 37 पहले आया हुआ, यहाँ पर 33 पहले आया हुआ, तो 33 छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश की है, फिर भी यहाँ पर 34.5 मिनट लग चुके हैं अपन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये भी सारे आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आईक्यू टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय में कई बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन है और वापस आने की कई बार संभावना बनती है, तो ध्यान से रखिएगा। और जितने भी मैथ आईक्यू टेस्ट आते हैं वो सारे के सारे आप कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप एग्जाम देकर आओगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है आप बोलोगे कि मैथ आईक्यू टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम और नंबर थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन मिल सकता है, बाकी टाइप यही का यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप में से कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करना चाहता है जिसमें यहाँ पर सुविधाएं दी हुई है, आपको पता है सोमवार से शुक्रवार तक क्लास होगी, वीकली टेस्ट हो चुके हैं, अब चैप्टर वाइज चलते हैं या ग्रुप में दिन भर टेस्ट चलते रहते हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज ये सब चलते रहे। और यहाँ पर 80 क्वेश्चनों वाला जो मॉडल पेपर है वो अब मार्च और अप्रैल में 3-3 मॉडल पेपर चलते हैं। कितना, सुबह शाम और दोपहर में 3 मॉडल पेपर चलते हैं। तो आप अगर फ्री में देना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे या पीडीएफ में सबसे ऊपर ऊपर भी मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट किसी पर भी कर सके हमारे से जुड़ सकते हो। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।